अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज़। पाकिस्तान और भारत का इस वक्त मैच चल रहा है और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ही रहम करे इस मैच पर। आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सैलाब की बात कर लेते हैं अभी, जो कि पंजाब में तबाही मचाता हुआ अब सिंध की हुदूद में दाखिल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब से ख़तरा जो है वो मुकम्मल तौर पर टल नहीं सका है। जनूबी पंजाब में सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ सकी है। M5 मोटरवे में सैलाबी पानी से कटाव के खदशात पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके बाद आज जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन मुतासिरा इलाकों के घरेलू सार्फिन के 1 महीने के बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं, जिसके बाद उनके लिए रिलीफ पैकेज लाया जाएगा। इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। इन मुतासरा इलाकों के वो घरेलू सार्फिन अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं, उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। मुतासरा इलाकों में ज़रई, कमर्शल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली के सार्फिन के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है। अगर इन सार्फिन के नुकसानात का तखमीना ज़्यादा निकला, रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसानात का इब्तदाई तखमीना भी तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन 35 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा है। किसानों और आम शहरियों की अमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात इसके अलावा हैं। पीपल्स पार्टी भी खफा है हुकूमत से। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद न देने और आलमी फोरम्स पर मौसर आवाज़ न उठाने पर हुकूमत पर तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस वक्त चीन में मौजूद है। कल सदर 10 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँचे थे और आज बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी शंघाई पहुँच गई हैं। सदर मुमलिकत ने आज एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का दौरा भी किया है। हुकूमत के मुताबिक आसिफ अली जरदारी AVIC कॉम्प्लेक्स का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत हैं। ऐवान सदर के मुताबिक इस दौरे में CPEC और मुस्तक़बिल के राबता कारी मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, दोहा पर इसराइली हमले के बाद अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सरबराही इजलास से पहले होने वाले वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि वक्त आ गया है कि इस्लामी दुनिया मुत्तहद होकर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ वाज़े और फैसला कुन पैगाम दे। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 7 तजावीज़ भी पेश की हैं। पहली, इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। दूसरी तजवीज़, अरब इस्लामी टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। तीसरी तजवीज़, इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल की जाए। चौथी, इसराइल पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएँ। पाँचवीं तजवीज़, सलामती काउंसिल फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करे। छठी तजवीज़, फ़लस्तीनियों तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। सातवीं तजवीज़, 2 रियासती हल के लिए एक संजीदा और वक्त मुकर्ररा सियासी अमल का आगाज़ किया जाए। सरबराही इजलास कल होगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। क्या पाकिस्तान को जवाबी तजवीज़ देनी चाहिए? ये सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशरिक़ वुस्ता की सियासत पर नज़र रखने वाले इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त या फैसला कुन जवाब की तवक्को रख रहे हैं। सीनियर क़तरी सहाफ़ी जाबिर अल हरबी ने BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इजलास में इसराइल के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात न किए गए तो ये इजलास बेमायनी होगा। दोहा हमले के बाद अरब कौम परस्ती का जज्बा उभर कर सामने आया है। इससे न सिर्फ कतर बल्कि तमाम अरब ममालिक पर हमला तसव्वुर से किया जा रहा है। अरब और इस्लामी ममालिक इस तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाएं, वरना दोबारा शायद उन्हें ये मौका नहीं मिल सके। ऑप्शंस बहुत हैं, बस ज़रूरत हकीकी अज़्म की है। लबनानी मुसन्निफ़ और सियासी महक़िक़ महमूद अलविश के मुताबिक हकीकत अरब ममालिक के सामने भी है, लिहाजा उन्हें इज्तिमाई पॉलिसी तश्कील देने की ज़रूरत है जो उन्हें इसराइल पर दबाव डालने के काबिल बनाए। कल नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरहद पार से मुसलसल हमलों के बाद अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान की जो अबूरी हुकूमत है, उनको बड़ा सख्त पैगाम, बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अबूरी हुकूमत पाकिस्तान या फिर दहशत गर्दों में से किसी एक का इंतखाब कर ले, वरना हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रोग्राम में हुकूमती सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी मौजूद थे। जब मैंने उनसे ये सवाल किया
कि हुकूमत क्या करने जा रही है इस सारे मामले पर, तो उन्होंने बड़ा हैरान कर देने वाला जवाब दिया था और कहा था कि अगर अफगान हुकूमत बाज नहीं आती तो फिर इक़्तिदार से जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहले तो मुझे इस मामले पर ज़रा बात कर लीजिएगा। कल वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा वाज़ेह, बड़ा दो टोक पैगाम दे दिया कि किसी एक का आप ऑप्शन जो है वो रख लें, या पाकिस्तान को चूज़ कर लें या फिर दहशतगर्दों को चूज़ कर लें। कल अब एक मंसूबा भी लेकर आ रहे हैं, क्या तजावीज़ हैं वज़ीर आज़म साहब के पास, क्या ऑप्शन हैं जिन पर जाने वाले हैं आप? दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और जिस तरह कीमती जो हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए, सबसे पहले तो वो इंतहाई काबिल सताइश है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो जिस सूबे में ये जंग इस वक्त सबसे ज़्यादा जारी है दहशतगर्दों और खवारिज के ख़िलाफ़, उस सूबे की जो गवर्नमेंट है और उस सूबे के जो वज़ीर आला है वो इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ है, बल्कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जो है, बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि डायरेक्शन लेस है, उनको कुछ समझ ही नहीं है उनकी, उन्हें कुछ मामलात की समझ ही नहीं है। और उसके बाद जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स आ रही हैं वो इस मामले को मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के दिल में मज़ीद जो है वो तकलीफ़ को बढ़ा रहे हैं। चूँकि आपने पूछा कि किधर इस मामले को आगे लेके जा रहे हैं आप, इसलिए मैंने बराह रास्त यहाँ से शुरू किया कि देखें हमारे इंटेलिजेंस के इदारों के पास बड़ी ठोस शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, मालूमात मौजूद हैं कि दहशत गर्दी का इस वक्त जो असल ठिकाने हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। वो लोग वहाँ से तश्कील बनाते हैं, पाकिस्तान आते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, लूट मार करते हैं, हमारे शहरियों को शहीद करते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, उसके बाद वापस अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। कुछ लोग मकामी भी उनके साथ या इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये कहें वो भी उनके साथ शामिल हैं, ख़वारिज की इस टीम के साथ। तो इस क्लैरिटी के साथ आपने अफ़गानिस्तान से भी बात करनी है, की है, हमने उन्हें एंगेज किया हुआ है कि आप अपने मुल्क की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मत इस्तेमाल होने दें, आप रोकें। वो महफूज पनागाहें जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त, वो अफ़गानिस्तान को खुद चाहिए कि वो उन्हें ख़त्म करे, और वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ख़त्म करने की बजाय उन्हें खुली छुट्टी दी जाएगी और ये मालूमात जो हम शेयर कर रहे हैं ये ठोस शवाहिद की बुनियाद पे जो मैंने कहा मज़ीद शेयर करेंगे अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से, और हम मुकम्मल उम्मीद रखते हैं कि वो संजीदगी से इस पर कान धरेंगे और दहशतगर्दी के सिलसिले को बंद करेंगे। सर कल मेरे प्रोग्राम में सेनेटर अफनान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वो कह रहे हैं कि अगर दहशतगर्दी से या अफगान हुकूमत का यही तर्ज अमल रहा, यही रवैया रहा, तो फिर हुकूमत भी जा सकती है उनकी। तो सर क्या इस पर भी जल्द काम शुरू हो सकता है? देखिए बात यह है कि मैंने आपसे कहा है कि वी विल गो टू द लास्ट लिमिट। इस वक्त मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कहना काफ़ी है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे अफ़गानिस्तान के साथ, और उनसे हम दरख्वास्त भी कर चुके हैं। वहाँ पे हमारे जो उनका बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं, लेकिन उनका जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन है। मैं उनके एक वज़ीर जो है उनका पिछले दिनों एक वीडियो स्टेटमेंट देख रहा था कि पाकिस्तान में जो है वो कुफर का निज़ाम है, यानी अस्तग़फिरुल्लाह। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी जहालत की इंतहा ये है कि हमारा जो आइन है जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पे है, और अल्लाह की ज़ात को सुप्रीम वहाँ से हम, और उसके निज़ाम को सुप्रीम निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम का जो आइन के अंदर दर्जा है कि हम अपना जो एसेंस है वो वहाँ से ले रहे हैं। तो इसको कहना कि जनाब ये अच्छा इंडिया में कौन सा जनाब वहाँ पे कोई निज़ाम जो है वाज़े तौर पे वहाँ कुफर का निज़ाम है, उधर जिहाद जायज़ नहीं है। यहाँ पे आपको यानी भाई अगर इतना जिहाद का शौक़ है तो जाके फ़लस्तीन में करो, इसराइल में करो। तो ये इनकी जो एक ज़हन की तंगी है और जहालत है, इसका कोई ना कोई तो इलाज होना चाहिए। और हम हर सूरत में देख रहे हैं कि हमें अपने वतन से, अपने पाकिस्तानी शहरियों से, अपनी माओ बहनों बच्चों से और अपनी अफवाज से, उनके जवानों और उनके अफसरों को हम इस तरह दहशतगर्दों के हाथों जो है वो शहीद होते नहीं देख सकते। इसके लिए स्ट्रैटेजी बन चुकी है, मजीद बनाएंगे, डिटेल्स आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ तो अफगानिस्तान का जिक्र मैंने कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी उन फोर्सेस को बेनकाब करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अब इमरान खान साहब का ट्विटर जो है, उनका एक्स अकाउंट मुसलसल जहर उगल रहा है रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़।
तो मुझे अब ये बताएं कि ये हैंडल कौन कर रहा है? आज तक तो तहरीक इंसाफ का कोई लीडर वो ये बात ओन नहीं कर पाया कि ये इसका फला बंदा इसको चला रहा है। पूछो, इमरान खान जेल में है भाई, उनके पास एक्सेस नहीं है, फिर एक्सेस किसके पास है? किसी को कोई पता नहीं है। वो ट्विटर हैंडल भी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के पास है, उनकी एक्सेस है, और वो जो इंडिया का नैरेटिव है वो वहां से निकल रहा है, जो कि इंतहाई हैरानकुन है कि आप मुल्क शदीद तरीन इस वक्त जो है दहशतगर्दी की लपेट में है कुछ मखसूस एरिए, और आप जो है वो नैरेटिव दे रहे हैं कि जिस पे इंडिया के टीवी उनके एंकर्स तालियां बजा रहे हैं। तारिक साहब, आपकी बात से क्या मुराद है? सर, इमरान खान का एक्स अकाउंट जो है वो दुश्मन मुल्क की एजेंसी चला रही हैं, वो ऑपरेट कर रही हैं। मुझे पता तो नहीं है कि कौन है, लेकिन अगर जो मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, मेरी गुफ्तगू से आपको अंदाजा होगा कि मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, मैं अपनी फोर्सेस की बात कर रहा हूं, मैं अपने शुहदा उनकी कुर्बानियों की बात कर रहा हूं। ये मेरा एक नैरेटिव है ना। और अगर मैं उल्टा नैरेटिव दूं जो इमरान खान का एक्स अकाउंट इस वक्त दे रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि मेरे जो ताने बाने हैं या मेरे ऊपर जहन के ऊपर जो असर है वो इंडिया का है। अगर मैं उनकी जुबान जो वो बोल रहे हैं वो मैं अपने एक्स अकाउंट पे लिख रहा हूं, तो बात तो बड़ी वाज़ेह है। वो मैं अपने किसी शागिर्द से लिखवाऊं, मैं अपने किसी दोस्त से लिखवाऊं, मैं जिससे भी लिखवाऊं। तारिक साहब, हुकूमत के लिए सर कितनी देर का काम है ये मालूम करना कि कहां से अकाउंट जो है वो एक्सेस हो रहा है, आईपीस कहां से आ रही हैं? ये हुकूमत के लिए कौन सा मुश्किल काम है सर? नहीं जा सकती, लेकिन ये हमारे पास सारी मालूमात मौजूद हैं। इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, वहीं से ये सारी ज़हर आलूद ट्वीट्स हो रही हैं, और उनका आगे जो वास्ता और ताल्लुक है वो भी हमारे इल्म में है, लेकिन वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उनमें कोई भी नहीं है। वो सारे लोग वो हैं जो इस वक्त इंडियन नैरेटिव को टो कर रहे हैं। सर, अजहर मशवानी हो गए, जिब्रान इलियास हो गए, इनका नाम तो आता है कि बरतानिया से या अमेरिका से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। आप इसके अलावा कहीं और दुश्मन मुल्क की बात कर रहे हैं क्या? नहीं पड़ता कि वो वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, वो न्यूयॉर्क बैठे हैं, वो लंदन बैठे हैं। बात सिर्फ ये है कि उनके बराह रास्त रवाबित और उनके ऊपर जो इंडिया का नैरेटिव है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वही तरोड़ मरोड़ के, वही अपने अल्फाज में उसको ट्रांसलेट करके वो दिया जा रहा है। वो नैरेटिव क्या है? वो हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ है। इंडिया हमारे फोर्सेस के ख़िलाफ़ है। इमरान खान का एक्स अकाउंट हमारे फोर्सेस के ख़िलाफ़ है। इंडिया हमारी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उनका एक्स अकाउंट हमारी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। सर, सख्त बातें कर रहे हैं आप। थोड़ी सी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कतर पर हमला हुआ, उसके बाद अरब इस्लामी ममालिक का जो सरबराही इजलास है वो हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म वहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपनी तजावीज़ दे दी। कल वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं। क्या तजावीज़ लेकर जा रहे हैं सर? इस वक्त जो सूरत हाल बनी है कतर पे इसराइल के हमले के बाद, उससे आपको ये बात नज़र आ रहा है कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, और इसका शिकार जो है वो इस्लामी ममालिक हो रहे हैं। तो लिहाजा अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन इसराइल जो गेम कर रहा है और इसराइल जिस तरह ज़हर उगल रहा है मुसलमान रियासतों के ख़िलाफ़, मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़, ईरान में जिस तरह उसने जो कार्रवाई की वो आपके सामने है, और गज़ा में, फ़लस्तीन में जो मज़ालिम इस वक्त ढाए जा रहे हैं वो आपके सामने है। तो लिहाजा एक कंक्रीट स्ट्रेटजी इस सूरत हाल के हवाले से बनाने की ज़रूरत है। उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, और इंशाअल्लाह तमाम जो इस सूरत हाल से सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है, जो हम सब के कंसर्न्स हैं, वो इसमें रखे जाएंगे और एक मरबूत स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। सही सर। आसिफ अली जरदारी साहब चीन के तवील दौरे पर 10 रोज़ा दौरे पर गए हुए हैं। इस एक दौरे का एक तो मकसद बता दीजिए, क्योंकि अभी तो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल होकर आए थे, फिर उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद हैं, जिनके पास कोई सरकारी ओहदा भी मौजूद नहीं है, तो वो किस कैपेसिटी में गए हैं सर? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का दौरा जो है वो किसी भी मुल्क के लिए एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, और अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए, और उस दौरे में उसके बाद कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब के ये अल्फाज थे कि इतना कारामद दौरा मैंने, सीएम 3 दफ़ा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पहले रहे हैं, तो उन्होंने कहा इतना कारामद दौरा मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में कभी नहीं देखा। इतने ज़्यादा वहाँ पे मुआहदे हुए हैं, और सी पैक असर नो रिन्यू होने जा रहा है। लेकिन देखें सदर साहब वहाँ पे उस नौइयत के मुआहदे नहीं, ये एक सेरेमोनियल दौरा होता है, एक रिस्पेक्ट होती है आपस में एक दूसरे की, जो
दोस्ती है, एक दूसरे के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है उसकी मजबूती को ये बात है, और इसमें कोई मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसी कोई काबिल एतराज़ बात है। जी अच्छा सर, मुझे ये फरमाइए कि जजेस के प्रोटोकॉल के हवाले से हुकूमती वज़रा बड़ी तनकीद कर रहे हैं। इससे पहले स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर भी वज़रा ने आवाज़ उठाई थी। तो हुकूमती वज़रा का काम आवाज़ उठाना तो नहीं है सर, लेजिस्लेशन करना है, इस पर रिफॉर्म्स करना है, कानून बनाए सर, दुरुस्त करें चीज़ों को। रोका किसने है आपको? देखिए, उसके ऊपर जो बात हुई है, यकीनन इस पर दो राय मौजूद हैं, और हमारा मुल्क जो है वो बड़े महदूद वसाइल रखता है। प्रोटोकॉल कम से कम होना चाहिए, और मेरी अगर ज़ाती आप राय है मेरी ये कि मिनिस्टर्स को भी अपनी गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल करनी चाहिए। आवाम को एक मैसेज देना चाहिए कि जी हम सादगी पे यकीन रखते हैं, वजारतों का ख़र्चा कम से कम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का ख़र्चा जो है वो कम किया है, वो सादगी पे जा रहे हैं। मुझे याद है एक वक्त में जब वो ये 2008 और 13 के दरमियान की बात है कि चीनी की किल्लत हो गई, कीमतें उसकी बढ़ गई, तो हम चीफ मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मिलने उनके ऑफिस गए लाहौर, तो वहाँ पे चीनी दफ्तर में नहीं थी। उन्होंने कहा कोई चीनी नहीं होगी, चीनी की बचत करनी है हमने। तो ये बेशक सिंबॉलिक सही, लेकिन आपको एक पैगाम देना होता है कि यस, अगर लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो हम अयाशी प्रोग्राम पे नहीं हैं, हम भी अपने ऊपर सादगी इख्तियार करेंगे, और हम भी अपनी जो वो थोड़ी आप जैसे कहें ना कि लेविश स्टाइल, उसे सादगी में कन्वर्ट करेंगे। और यही पैगाम मेरा जो है उस हवाले से है जो अब अदलिया की मराद के हवाले से बात कर रही हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन ये जो मैंने कहा ना कि अयाशी प्रोग्राम मैंने अपने से शुरू किया है कि हमें भी जो है इसको इख्तियार करना चाहिए। कर लिया है शहबाज साहब ने, तो इतनी ज़्यादा ऑस्टेरिटी मेजर्स की हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक फजल चौधरी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। और अब नाज़रीन उस टॉपिक की तरफ क्विकली बढ़ रही हूँ कि जिस पे न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ इंडिया में, बल्कि जहाँ जहाँ क्रिकेट लवर बैठा हुआ है ना, सबकी नज़र इस वक्त दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पर लगी हुई है। टूर्नामेंट कोई भी हो, मैदान कहीं भी सजा हुआ हो, फॉर्मेट कोई भी हो, पाक भारत क्रिकेट टाकरा जब भी होता है ना, माहौल हाई वोल्टेज होता है। सरहद के इस पार हो या उस पार हो, बात क्रिकेट और दोनों टीम्स की ताकत और कमजोरियों पर होती है। लेकिन इस मरतबा एशिया कप में पाक भारत मुकाबले ने इंडिया भर में हर किसी को शदीद करंट लगा कर रखा हुआ है। या फिर यूं कह लीजिए कि इस मरतबा क्रिकेट मैदान में पाकिस्तान से भारतीय टीम का ये मुकाबला पूरे भारत की चढ़ बन गया था। लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे क्रिकेटर्स भी ना किसी से कम नहीं है। वहाँ भारत में कई दिनों से इस मैच के बॉयकॉट के मुतालबे का शोर मचा हुआ था, लेकिन आज मैच की पहली बॉल के बाद ही हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब गुज़िश्ता मैच के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, और फिर हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह अपने सीनियर्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए तू चल में आया के सिलसिले को अपना फ़र्ज समझा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसने तो ताबेदारी की बड़ी आला आला मिसालें कायम की हैं ना। आज हम पाकिस्तानी शायकीन को ये यकीन था कि मई में मैदान जंग में मुँह की खाने के बाद अब भारतीयों पर सितंबर में क्रिकेट मैदान में शिकस्त का बड़ा खौफ सवार है, और पड़ोसियों के इस खौफ को हमारे क्रिकेटर्स उनके लिए एक डरावना ख्वाब बना देंगे। मई में 6-0 की बदतरीन शिकस्त ने इंडियंस को टेंशन में डाला हुआ है कि कहीं जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान के हाथों शहमात तो ना हो जाए। लेकिन हसरत हमारे उन अरमानों पर जो, छोड़िए खैर, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करके हमारी क्रिकेट टीम मुश्किल से 127 के हिंसे तक पहुंची और अब इसके दिफा में जुटी हुई है। हमारी तो अब भी दुआ है कि जीत हमारे ही मुकद्दर बने और दुश्मनों के बल्लों में कीड़े पड़ जाएं। मैच की बात तो होती रहेगी नाज़रीन, कोई एक टीम जीतेगी और एक हारेगी, लेकिन मई में होने वाले मार्का हक में पाकिस्तानी फौज के हाथों धूल चाटने के बाद पाकिस्तान किस तरह से पूरे भारत के ना आसाब पर सवार है, और किस तरह इस जंग के बाद होने वाले इस पहले पाक भारत क्रिकेट मैच को रुकवाने के लिए पूरे भारत ने जोर लगाया है। इसकी ज़रा फिल्म ना मैं आपको भी दिखाती हूँ, सुनाती भी हूँ। आज के इस अहम मैच का बॉयकॉट करने, भारतीय टीम को ग्रीन शर्ट्स का सामना करने से रोकने के लिए भारत भर में जिस तरह से लाखों जतन और घटियापन हुए हैं, इस घटियापन की भी ना कोई मिसाल नहीं मिलती। जेंटलमैन गेम कहते हैं इसके,
जो कि सियासत, मजहब, कौमियत, दुश्मनी और जहालत की नज़र करने की इस दौड़ में भारतीय मीडिया से लेकर सियासतदान, साबिक खिलाड़ी, सहाफ़ी, क्रिकेट फ्रेंचाइज और भारत में मौजूद हिंदू मुसलमान सब ने अपना पूरा हिस्सा डाला है। इंतहा पसंदी हो और शिवसेना इसका हिस्सा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। शिवसेना रहनुमा उदय ठाकरे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और मोदी सरकार पर ही बरस पड़े। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, भारतीय मुस्लिम जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह असद ओवैसी तो इंतहा पसंद शिवसेना से भी 2 हाथ आगे हर दफ़ा निकलते हैं, इस बार भी निकल गए हैं और कह रहे हैं कि जब सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया तो फिर खेल क्यों रहे। मौसूफ ने तो भारतीय क्रिकेटर्स को भी ताने दिए हैं और कहा है कि चंद हजार करोड़ रुपयों के लिए मैच खेलने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका ना। भारत के 4 कानून के तालिब इल्म इस मैच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और दरखास्त की कि हालिया सूरत हाल में पाक भारत मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि जज्बात इसकी इजाज़त नहीं देते। मतलब कुछ भी। खैर, किसी दीवाने के ख्वाब की तरह 4 इंडियन इडियट्स कह लीजिए, इनकी दरखास्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे भारत के कार्टून जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी पर आ रही है, बल्कि हंसी से ज़्यादा तरस आता है मुझे बेचारे पर। मौसूफ कल तक अपने चैनल जोर लगा रहे थे कि किसी तरह पाक इंडिया मैच ना हो, लेकिन आज के मैच ने अर्नब के अरमानों पर ऐसी ओस डाली है कि मज़ा ही आ गया। वैसे ये सारा मामला देखकर मुझे वो मिसाल याद आ गई कि जो किसी के लिए घड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। जैसा घड़ा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खोदने की कोशिश की थी। जब पाकिस्तान आकर मैच ना खेलने की BCCI की बेवजह की ज़िद ने पाकिस्तानी शायकीन को होम ग्राउंड पर कई अच्छे मुकाबलों से महरूम कर दिया था और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और आज इसी साजिश में भारतीय बोर्ड खुद फंस चुका है और अपने ही मुल्क में अपनों के हाथों जलील और रुस्वा हो रहा है। BCCI इस वक्त ये हाल है कि भारत में पाकिस्तान के साथ मैच के बॉयकॉट की मुहिम की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी आला ओहदेदार नहीं है दुबई के स्टेडियम में, और BCCI के ज़्यादातर ऑफिशियल्स खुद को इस मैच से ज़रा दूर रखकर ही मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन इस वक्त जो ग्राउंड में चल रही है ना, वो हमारे लिए भी कोई बहुत आइडियल सिचुएशन है नहीं इस वक्त। बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। 3 खिलाड़ी आउट हैं इंडिया के और 98 रन स्कोर कर चुके हैं। 128 का टारगेट है और बहुत कम ओवर्स जो हैं वो अभी तक इस्तेमाल किए हैं। इंडिया ने क्या सिचुएशन हुई है, क्यों हमारी आज बैटिंग लाइन फिर वो एक वर्ड जो हम बार बार कहते हैं रेत की दीवार साबित हुई। 5 खिलाड़ी डबल फिगर्स में नहीं जा सके, क्यों इतनी पैथेटिक सिचुएशन हुई है हमारी टीम की। मोहम्मद यूसुफ साहब साबिक कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। यूसुफ भाई, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और टीम ने किया कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। T20 गेम है, इसमें आप कुछ पहले से नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 साल से जो टीम के हालात चल रहे थे उस पे मैं यही कहूँगा कि हमें एटलीस्ट जो बड़ी टीमें हैं ना, जैसे इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इनके साथ अगर हम थोड़ी फ़ाइट कर लें और जो मेक श्योर करेंगे जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है या दूसरी जो छोटी टीमें, उनके ख़िलाफ़ हम अच्छा खेलें और जीतें उनसे, क्योंकि जो जिस तरह चल रही थी क्रिकेट, ये टाइम आना ही था। मेरा ख़्याल है कि अभी भी हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे, हमें अपनी बहुत सी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। वैसे तो अगर आप देखें तो एकदम चीज़ें ख़राब नहीं होती, ये काफ़ी अरसे से हो रही हैं, जो मैं बार बार कई दफ़ा मैंने निशानदही की हैं, बहुत पहले भी, लेकिन जब हो रही थी उस वक्त कोई सुनता नहीं था। लेकिन अब ये एकदम नज़र आ रहा है कि जी बहुत नीचे चले गए। तो अब हमें इस टीम पे बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिसाइज़ करना, मेरा ख़्याल है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान की, इंडिया भी मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, इंडिया भी एक टाइम पे ऐसी थी, वो बड़ी टीमों से थोड़ा फाइट करती थी और छोटी टीमों को जीतती थी। इंग्लैंड भी एक टाइम पे ऐसी थी, 84-85 में ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी थी।
लेकिन आस्ते आस्ते अपने आप को साइड पे सही भी कर रहे थे और साथ साथ खेल रहे थे, फाइट कर रहे थे, कुछ टीमों जीतते थे। एक टाइम आया, आप देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड बेहतर क्रिकेट खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा हमें इनको भी टाइम देना पड़ेगा। इरम जावेद भी साथ मौजूद हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। इरम, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कुछ पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया है मई में, तो उसके बाद तो टीम वहाँ से प्रेशर में होगी, क्योंकि जो उनके मीडिया की तरफ से प्रेशर था या जो उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से प्रेशर था, उसके बाद तो लगता था कि शायद इंडियन टीम आज ग्राउंड में हमें प्रेशराइज नजर आएगी। लेकिन हमने तो कुछ और ही देखा। हमारी टीम किस बात के प्रेशर में थी और क्या तब्दीलियों की जरूरत थी, क्या हुआ क्या है आज समझ नहीं आ रहा है। अभी भी मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है और इस सिचुएशन में भी 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए। ये जो आप बात कर रही हैं कि जो हमने पहले इंडिया के साथ किया, उसके वो जो हुआ हम जिसमें हमारी जीत हुई थी, उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा दिल था। लेकिन आज मुझे लगता है हम बहुत छोटे दिल से खेले हैं और अभी तक मुझे लगता है कि हमें शाहीन शाह अफरीदी का थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने छक्के लगाए हैं 4, जिसकी वजह से अभी तक मैच जो है वो गोइंग ऑन है। वरना मुझे लगता है अगर उनके छक्के ना होते तो अब तक ये स्क्रीन पे जो अभी तक लाइव मैच चल रहा है ये कब का ख़त्म हो गया होता। लेकिन जितनी भी अभी तक ये क्रिकेट देखी है, ऐसा लग रहा है कि यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही बात किया। उन्होंने जिस पॉइंट से भी उनका भी जो भी पॉइंट है वो बिल्कुल सही उन्होंने बात किया। लेकिन जो मैंने चीज़ देखी है कि हमारे बॉयज़ सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट पे ही उनको लग रहा है कि क्रिकेट सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट पे ही खेली जा सकती है, या सामने कोई क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, या डाउन द विकेट आके नहीं कोई क्रिकेट नहीं है, या शायद फील्ड मूवमेंट कोई नहीं है। अगर आप एक जगह पे स्टक रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने जो क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया की टीम को, वो बहुत बेस्ट टीम है। वो इस टूर्नामेंट में तभी ही फेवरेट भी मानी जा रही थी, उन्होंने आज दिखाया भी है। मुझे लगता है कि हमारे बॉयज़ को जो है वो नेक्स्ट मैचेस के लिए अपना दिल जो है वो बहुत बड़ा करके खेलना होगा, बड़ा करके दिल खेलना होगा। लेकिन आज क्यों ऐसा खेले हैं समझ से बाहर है। अब यूसुफ भाई, आपने जो अब बॉलिंग स्ट्रेटेजी जो चल रही है या फील्डर्स जो कर रहे हैं, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, ये आपने कैसी देखी? देखिए, बॉलिंग में अगर आप कहें तो शाहीन हमारा मेन बॉलर था और उसने जो है ना बहुत ज़बरदस्त एफर्ट की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं ना, इसमें अगर कोई किसी को मार पड़ जाए या किसी से अच्छी बैटिंग ना हो या फील्डिंग ना हो तो बहुत प्रेशर आता है, बहुत क्रिटिसाइज़ होता है लोगों की तरफ, क्योंकि लोगों को क्रिकेट की सेंस नहीं है। प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन क्रिकेट की सेंस नहीं है। उसके बावजूद मैं शाहीन को क्रेडिट दूंगा कि उसने अपने आप को बचाया नहीं है, क्योंकि एक ही चांस था हमारे पास कि शाहीन उधर ऊपर से 2-3 विकेटें ले लेता। उसने पूरा जोर लगाया और उसको मार पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद आता था, भागता था, तेज़ आ रहा था और तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश की उसने। मैं समझता हूँ कि इस लो स्कोरिंग में जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, ठीक है, ये विन विन सिचुएशन होती है। उन्होंने भी अटैक किया है और वो इसमें कामयाब हो गए, लेकिन इधर से जो इसने बॉलिंग की है बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 18 रन मजीद दरकार है इंडिया को जीत के लिए और ये बहुत तेजी से अपने कदम उस तरफ बढ़ा रहे हैं। मुझे ये फरमाइए, आपने कहा था फखर और शाहीन को मैच ना खिलाने की तजवीज़ आपकी तरफ से आ रही थी, अब आप का जो राय थी वो तब्दील हुई है? नहीं, मैंने तो उस वक्त भी कहा, अभी भी कहूँ, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना, हार जाए या जीत जाए, कोई मसला नहीं था, क्योंकि आपने क्वालिफाई करना ही करना था अगले राउंड में। दोनों टीमों ने सुपर 4 में जाना है, तो इसमें कोई मसला नहीं था। मेरा पॉइंट जो था कि अभिषेक ने पहले खेला नहीं हुआ था शाहीन को, और भी शायद संजू सैमसन भी नहीं खेला होगा। अगर मैच पूरा होता तो शायद उसकी भी आ जाती बारी उस पर। एक फेयर रहता जब फाइनल में आते, तो शाहीन का फेयर रहता उन पर, फ़खर का फेयर रहता। अब मेरा मकसद था वो यही था, और इसमें कोई नहीं, दोनों बड़े प्लेयर हैं, दोनों को कैसे आप रेस्ट बाहर कर सकते? बाहर नहीं कर सकते। मैंने रेस्ट की बात की है। मुझे और पास में कॉल दी जा रही है जी। मैं दोबारा आती हूँ, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। 6 ओवर्स का गेम बाकी रह गया है, इस तरह से खेल रहा है छक्के और चौके, तो लगता है कि शायद वो जल्दी गेम खत्म करने के मूड में। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। 30 बॉल्स पर इंडिया को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 रन दरकार हैं जीत के लिए।
15 ओवर्स हो चुके हैं, 5 ओवर्स का गेम बाकी है और लगता है कि बस ये यूं ही पलक झपकते ही ये 3 रन्स भी स्कोर हो जाएंगे। इरम मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं। इरम, ये फरमाइए कि हम देख रहे हैं हमारे पास टीम में कमी महसूस की गई, बाबर की कमी महसूस की गई, रिजवान की कमी महसूस की गई, लेकिन ऑन द अदर हैंड वहां पर भी रोहित शर्मा, विराट कोहली ये नहीं है, लेकिन शुभमन गिल हो गए, सूर्या कुमार यादव हो गए, संजू सैमसन हो गए, हार्दिक पांड्या, पूरी टीम मौजूद है जो खेल रही है, परफॉर्म कर रही है। हम क्यों किसी की कमी को पूरा नहीं कर पाते? देखिए, उनका जो सिस्टम है ना, वो जिस तरीके से प्लेयर उनका डेवलप होता है और जिस तरह से क्रिकेट खेलता हुआ आता है, और जब वो इंडियन टीम में आता है तो वो प्रॉपर जो है ना वो रेडी होता है कि वहाँ पे वही जो हम बात करते हैं, शायद इंडिया जीत गया है जी, शायद इंडिया जीत गया है, छक्का लगा दिया है। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। ये तकलीफ दे मोमेंट है, लेकिन बताना पड़ेगा नाजरीन को, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था उसमें मुख्तसर ओवर्स में इंडिया ने काम तमाम किया है और 128 रन्स का ये जो बड़ा आसान सा टारगेट था पाकिस्तान की तरफ से इंडिया जैसी टीम को दिया गया था, इंडिया ने इसे चेस कर लिया है और इंडिया जीत गया है एब्सोल्युटली। इस वक्त दुबई के स्टेडियम में जो ब्लू शर्ट्स हैं वहां पर एक खुशी की लहर है। वजह आप सिर्फ आज की नहीं है, ये तो पहले भी मैंने आपसे कहा है कि बहुत पुराना चल रहा है और रिसेंट तो 2-3 साल से भी ऐसे ही हो रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप अमेरिका से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी 120 चेज़ नहीं हुआ था, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। आप वेस्ट इंडीज़ से अभी वनडे सीरीज़ हार गए हैं, आयरलैंड से आप T20 हारे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, चल रही थी। किसी को मैंने पहले ही कहा कि समझ नहीं आ रही होती, ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या हमें चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है, कहाँ लोगों को लेके आना है, कहाँ नहीं। बहुत सी चीज़ें करने वाली हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा, वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, PSL शुरू होगी, सब ख़त्म हो जाएगा। PSL एक लीग क्रिकेट है, वहाँ से किसी प्लेयर को पाकिस्तान टीम में लाना मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत जल्दी करते हैं। हमें फ़र्स्ट क्लास, अगर कोई T20 PSL में परफॉर्म करता है उसको फर्स्ट क्लास में भेजें, वहाँ वो 2-3 साल अच्छी क्रिकेट खेले, फिर उसको लेके आए। अगर इंडिया वाले ऐसे नहीं करते होते, यूसुफ साहब, रिजल्ट तब्दील हो सकता था? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ अगर बाबर होते टीम में या रिजवान होते तो रिजल्ट आज चेंज हो सकता था। देखिए, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है और बाबर को आप कह सकते हैं कि बड़ा प्लेयर है अगर इस मैच में होता, और मैं उसको वैसे रखना चाहिए था मेरे हिसाब से 15 या 16 में। सो सॉरी यूसुफ साहब, मुझे आपको कहीं पड़ गई। रम जावेद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में आज साथ मौजूद थे। अहम टॉपिक था, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुम्मे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।